स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे रेलवे का एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब्सक्राइब ये सब करना हो तो कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? कैग CAG किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान का। इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 में करवाया। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है? कुली कुतुब शाह ने। यह भारत के हैदराबाद वर्तमान तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में से सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? यह हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों का उपयोग करता है, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तेभागा आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? यह हुआ था बंगाल वाले क्षेत्र में 1946-47 ईस्वी में। मैं जो शॉर्ट वीडियो करवाती हूँ वो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो में यह बताई भी थी, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 43 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा CPI के किसान शाखा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार बताएंगे। उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गुवाहाटी को। गुवाहाटी जो कि असम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है शॉर्ट ट्रैक। क्या कहते हैं? शॉर्ट ट्रैक। शीतकालीन ओलंपिक खेल को विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। यह खेल सर्दियों के समय में खेला जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल पहली बार वर्ष 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1992 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के साथ खेला जाता था। हर एक टॉपिक पर आप लोग ध्यान देंगे। 1992 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के साथ खेला जाता था, लेकिन इसके बाद इसे अलग आयोजित किया जाने लगा। विंटर ओलंपिक खेलों में मुख्यतः एल्पाइन स्केटिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, कर्लिंग, फिंगर स्केटिंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, आइस हॉकी, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, स्केलेटन स्की, जंपिंग, स्नोबोर्डिंग और स्पीड स्केटिंग जैसे खेल आयोजित किए जाते हैं। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों का संविधान की 11वीं सूची में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे सूचीबद्ध किया गया या फिर शामिल किया गया। यहाँ पे दिया भी गया है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है और 29 विषयों पर पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगर पालिका की बात की जाए तो उसमें 18 विषय आते हैं और इसके अंतर्गत 29 विषय। नेक्स्ट है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और अंग्रेज विजय हुए थे। इसके पहले 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वांडीवास की लड़ाई 1760 में भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुई थी। यह लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी, जो स्वयं वैश्विक 7 साल के युद्ध का एक हिस्सा था।
सप्तवर्षीय युद्ध जिसे कहते हैं, जो कि 1756 से लेकर के 1763 के बीच चला था। यह तमिलनाडु के वांडीवास में हुआ था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे। वही फ्रांसीसी सेना का कमान किसके हाथों में था? काउंट डी लाली के हाथों में। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे, जिससे फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है मानसून पर दाव, मानसून पर दाव कहा जाता है। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में वर्षा प्रायः अनिश्चित एवं अनियमित होती है। कहीं मानसून जल्दी आ जाता है तो कभी देर से आता है। वर्षा का वितरण भी असमान है, कहीं अधिक वर्षा से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि को भारी हानि होती है। मानसूनी पवनों द्वारा कम या अधिक मात्रा में वर्षा होने से कृषि को भारी क्षति पहुंचती है। अतः भारतीय कृषि को मानसून पर दाव कहा जाता है। पहले मानसून कहाँ आता है? सबसे पहले मानसून केरल वाले तट में जून के माह में, जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक है क्या? कोई भी रासायनिक यौगिक जिसमें परमाणु एकल, दोहरे या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा गैर एरोमेटिक संरचना बनाने के लिए जुड़े होते हैं, उसे एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। कोई भी रासायनिक यौगिक जिसमें परमाणु एकल, दोहरे या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा गैर एरोमेटिक संरचना बनाने के लिए जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? केवल और केवल पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल और केवल पौधा में पाया जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है। कुछ जीव में जैसे कि कवक, शैवाल और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। यह इनमें जीवद्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण होता है जो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी इसमें से कौन सा है, बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी हिमालय से निकलने के बाद नेपाल में शालिग्राम नाम से बहती है। नेपाल में, माफ करिएगा, नेपाल में कौन से नाम से? शालिग्राम नाम से। नेपाल में शालिग्राम नाम से बहती है और मैदानों में पहुंचने के बाद इसे नारायणी उपनाम से जाना जाता है, जो कि काली गंडक और त्रिशूल नदी के जल के साथ सोनपुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ जैसे कि यमुना, रामगंगा, सरयू, कोशी, महानदी, सोन और तमसा है। जबकि सुबनसिरी और मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी और मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तथा जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदी है। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, जबकि बाकी झेलम, ब्यास, बिपाशा या सभी के सभी सिंधु की सहायक नदी में से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत जापान में हुआ था। इसका लक्ष्य या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को निर्धारित करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैस होता क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। दिल्ली से अमृतसर यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है जो नई दिल्ली को पाकिस्तान से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में अंग्रेजों के समय यह ग्रैंड ट्रक रोड का हिस्सा था। दक्षिण में इस राजमार्ग के विस्तार को NH2 कहा जाता है। अटारी के बाद यह अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, राजपुरा, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कसाल, पानीपत, सोनीपत, कुंडली से होते हुए अंत में दिल्ली पहुंचता है। इसमें जो नाम दिए गए हैं यह पंजाब और हरियाणा का ही जिले का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया गया था? पुंछी। पुंछी आयोग आया कब था? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पुंछी आयोग ऐसे 2004 में आया था। केंद्र राज्य संबंधों के नए मुद्दों को देखने के लिए 27 अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा पुंछी आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2007 में, माफ करिएगा 2007 में। इस समिति का गठन भारत की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि सरकारी आयोग ने आखिरी बार 2 दशक पहले केंद्र राज्य संबंधों और राज्यपाल की भूमिका सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों और जिम्मेदारियों के संबंध में न्यायालयों की विभिन्न घोषणाओं की जांच और समीक्षा की थी। सरकारी आयोग का भी संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। इसके धर हो गया, पीवी राजमन्नार हो गया, या सभी के सभी का संबंध हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मेडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। मेडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एक ओवर में बल्लेबाज की ओर गेंद को 6 बार फेंकना वैध है तथा मेडन ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है जिसे गेंदबाज के खिलाफ गिना जा सके, अर्थात केवल लेग बाई के जरिए रन बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता में जुड़ा नहीं है? किन व्यक्तियों ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी, इनका संबंध किससे है? बिलियर्ड्स और स्नूकर से है। जबकि उसेन बोल्ट जो कि जमैका अफ्रीका के हैं, पीटी उषा और हिमा दास, इन तीनों का संबंध दौड़ प्रतियोगिता से है। नेक्स्ट है, काम करने अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा समय होता है। इसका ऐसा इकाई वाट होता है, वाट जूल प्रति सेकंड है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंतरिक्ष से असीमित वेग से संचारित होती है। कहाँ से? अंतरिक्ष से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। संसद के विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत 4 प्रकार के विशेष बहुमत का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्य अनुसमर्थन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? इसे कहते हैं चिरैलिटी। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चिरैलिटी कहलाता है। सिमरिटी तथा अचिरैलिटी इससे भिन्न है या इससे संबंधित नहीं है। चिरैलिटी कहते किसे? तो किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चिरैलिटी कहलाता है। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिनके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग की बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है। उदाहरण, वर्ष 2000 में मक्का की अन्य किस्मों की तुलना में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जैसे एमिनो अम्ल की दुगनी मात्रा के साथ मक्का को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? शपथ आता है 3री अनुसूची के तहत। वेतन की चर्चा 2री अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था मापांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्था मापांक। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास। अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार अनुसूचित क्षेत्र के शांति और सुशासन के लिए यह कार्य होता है राज्यपाल के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 244(2) में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 244 का 1 और अनुच्छेद 244 का 2।
निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? सिखों को सैन्य संप्रदाय में किसने बदल दिया, बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, मेरे ख्याल से दिए गए नहीं है, छठे गुरु होना चाहिए था, हरगोविंद जिनका नाम है, लेकिन ऑप्शन में हरगोविंद नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है देख लेते हैं। ऐसे हरगोविंद होना चाहिए था। देखिए दिए गए प्रश्न के निम्नलिखित विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्नानुसार सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदलने का कार्य गुरु हरगोविंद ने किया। इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर शहर को मजबूत किया। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। आयोग ने उत्तर कुंजी में गुरु गोविंद सिंह को माना है, जो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की थी। इसमें जो आंसर माना है आयोग ने, किसको माना है? गुरु गोविंद सिंह को, लेकिन ऐसा होना किसका चाहिए था? हरगोविंद सिंह। नेक्स्ट है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं डायप्लोब्लास्टिक जानवर। डायप्लोब्लास्टिक जानवर। इसके उदाहरण दिए गए हैं जेलीफिश, कंघी जेल, मूंगा और समुद्री एनीमोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को प्रदर्शित कर उसके प्रसिद्धि वापस दिलाई। वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन के पाठ्यक्रम में मणिपुर नृत्य को शामिल करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने यह फैसला सिलहट में एक नृत्य प्रदर्शन देखने के बाद लिया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। भारत में साक्षरता दर 74% है। ऐसा तो भारत की साक्षरता 74.04% है। 1947 में मात्र 18% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%, वही महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। पहली जनगणना 1972 में तथा 10 वर्षीय जनगणना 1881 से शुरू हुई। आप सुधार करेंगे, पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय और 10 वर्षीय जनगणना मतलब 10 की जनगणना प्रारंभ 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर्संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर्संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन है रॉबिन्सन का। किसका है? रॉबिन्सन का। नेक्स्ट है, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? 2031 और 2031-32 में। एकीकृत ऊर्जा नीति पर योजना आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए अगले 25 वर्षों या 2031-32 तक 8% वार्षिक की जीडीपी वृद्धि बरकरार रखने के लिए देश को अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तकरीबन 8 लाख मेगावाट या वर्तमान समय की 1,60,000 मेगावाट की तुलना में 5 गुने से अधिक की वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी। 16 लाख मेगावाट है, माफ करिएगा 16 लाख मेगावाट है। नेक्स्ट है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। यह प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर से होकर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? तो अमेरिका का इस पर नियंत्रण किया गया है। जम्मू कश्मीर का स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधान मंडल के पास होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर की विधायिका को राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था।
इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसमें भूमि और अचल संपत्ति खरीदने की क्षमता, मतदान करने और चुनाव लड़ने की, सरकारी रोजगार की तलाश आदि के अधिकार शामिल थे, जो अन्य राज्यों के निवासियों को प्राप्त नहीं थे। अतः जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधान मंडल के पास होता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और भारत का पूरा संविधान राज्य पर लागू कर दिया। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 35A समाप्त हो गया। अब इसे 2 संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट है, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? फ्रांस, इटली या स्पेन में है, स्विट्जरलैंड में नहीं है। दिए गए प्रश्न के विकल्पों के अनुसार स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय बंदरगाह विहीन देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है तथा इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। बोली जाने वाली भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमन है। यूरोप में कुछ अन्य बंदरगाह विहीन देश है, जैसे ऑस्ट्रिया में भी कोई भी बंदरगाह नहीं है, चेक गणराज्य में नहीं है, अर्मेनिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, सर्बिया हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, यह सब बंदरगाह विहीन देश है। स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और साथ ही साथ अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में एक हरी नागरिकता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे, इनमें से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? कौन सी झील जम्मू कश्मीर में? यह हो जाएगा सो मोरिरी झील, तसो मोरोरी होना चाहिए, तसो मोरोरी झील, जिसे माउंटेन लेक कहा जाता है, यह जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में यह झील भारत के लद्दाख के चांगथांग पठार में स्थित है। झील और आसपास के क्षेत्र को तसो मोरारी आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। भीमताल कहाँ है? बताएंगे। भीमताल या कहाँ है? पुलिकट झील तो हो जाएगा आपका केरल में, नैनीताल हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल उत्तराखंड में है, जो भी ताल आएगा उत्तराखंड ही टिक करेगा। 99% ताल वाला जो झील है वो उत्तराखंड में ही है। नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। मैंने पेरियार समझ लिया था, पेरियार तो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? जेमू ग्लेशियर यह पाया जाता है सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह सिक्किम में स्थित है। यह लगभग 26 किलोमीटर लंबा है और कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। अतः ग्लेशियर कई नदियों का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारतीय श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कब? 1987 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ताकि श्रीलंका के जातीय संघर्ष को हल किया जा सके। यह संघर्ष सशस्त्र बलों तथा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच गृह युद्ध में बदल गया था। इस संगठन ने तमिलों के आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया और एक अलग राज्य की मांग की। इस समझौते की शर्तों के अनुसार श्रीलंकाई सेनाएं उत्तर से हट जाएगी और तमिल विद्रोही निशस्त्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? मराठाओं को हराया था अफगानों ने। अहमद शाह अब्दाली ने 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और पुणे के पेशवा सदाशिवराव भाऊ के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठा की सबसे बुरी हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, यह सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसे कहते हैं, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? इनमें से कौन एशियाई मूल का खेल नहीं है? ये हो जाएगा रग्बी हो जाएगा। खो खो, कबड्डी, लूडो, यह सब एशियाई मूल का खेल है, जबकि रग्बी जो है एशियाई मूल का खेल नहीं है। रग्बी एशियाई मूल का खेल नहीं है। इसका विकास कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। रग्बी
का विकास इंग्लैंड में हुआ है। रग्बी न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेल्स, फिजी, समोआ, टोगा तथा मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? न्यूजीलैंड का, दक्षिण अफ्रीका का, वेल्स का, फिजी का, समोआ, टोगा तथा मेडागास्कर का यह राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है तो अपर कट है, नॉकआउट है, पंच है, जबकि बॉडी जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है। इसका संबंध हो जाएगा गोल्फ से। बॉडी का संबंध किससे है? गोल्फ से है। गोल्फ में एक होल को पार कर स्ट्रोक कम मारने को बॉडी कहा जाता है। गोल्फ से संबंधित शब्दावली ईगल हो गया, बोगी, पार, टी, होल इन वन, यह सब गोल्फ से संबंधित शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? उत्पादक का एक प्रमुख कारण नहीं है। उत्पादन का एक प्रमुख कारण क्या नहीं है? तो परिवहन नहीं है, जबकि परिश्रम होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा व्यक्तियों, सामान और संपत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि परिश्रम, भूमि और पूंजी उत्पादन के प्रमुख कारण हैं। परिश्रम, भूमि और पूंजी उत्पादन के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है अथर्व वेद को। यह वेद त्रय में शामिल नहीं है, यह आरण्यक में भी नहीं आता है। सबसे नवीनतम वेद अथर्व वेद ही है। अथर्व वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुजारी इसके पाठ विशेषता हासिल कर लेते हैं उन्हें ब्रह्म पुजारी कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अथर्व वेद कहते हैं, जिसमें जादू टोना या सब की चर्चा मिलती है। FIG किस खेल का शासी निकाय है? बाकी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो हो जाएगा जिम्नास्टिक। बाकी ये सब डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में है तो यह हो जाएगा भद्रावती। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। बोकारो हो जाएगा झारखंड में। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भिलाई रूस के सहायता से, बोकारो रूस के सहायता से, राउरकेला जर्मनी के सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? फरीद खां जिसे कहते हैं, इसे शेर शाह के नाम से जाना जाता है। 1539 में फरीद खां को शेर शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 में हुमायूं को हराया। उसके बाद 1540 में यह कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, जिसमें हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा था और चौसा के युद्ध के बाद ही शेर शाह की उपाधि धारण की। बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? बहार खां लोहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। लेकिन मूल कर्तव्य की संख्या है कितनी? तो 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसकी चर्चा भाग 4 के क्रम में, अनुच्छेद 51 का क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय प्रणाली किस प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? भारतीय न्याय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। एकीकृत भारतीय न्यायालय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्यायालय प्रणाली का पालन करती है और यह स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। राष्ट्र का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि राज्यों में अलग अलग उच्च न्यायालय है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है। नेक्स्ट है, गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो किस अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है? ये हो जाएगा 90 दिन। गैर निष्पादित संपत्ति NPA एक लोन या एडवांस है जो 90 दिन की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से ताजे पानी की झील कौन सी है? बताएंगे। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगा। वहाँ आराम से आप लोग PDF को प्राप्त कर ले, मैथ रीजनिंग को सॉल्व करें और आंसर को मिलाया करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। यहाँ पे दिया गया है विकल्पों में सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार से झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे
बड़ी झील है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।